किया। और अब आके मैं 50 से नीचे काम नहीं करता किसी के साथ, 50 टू 50%, ठीक है। यूके के क्लाइंट्स आए और उसके बाद यूएसए के क्लाइंट्स आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब 7 से 8 अकाउंट्स मैं रन कर रहा हूँ। में क्या करते हैं? हम सारी सर्विसेज देते हैं, कंपनी की सर्विसेज भी देते हैं, एलएलसी की भी सर्विसेज, एलटीडी, और जो सारी सर्विसेज देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रामन ज़र है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं फ़ाखिर भाई, जो कि एक एक टिकटॉक शॉप, आई मीन एक ई कॉमर्स की एक एजेंसी चला रहे हैं। तो चले हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ाखिर भाई, आप काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम मोहम्मद फ़ाखिर है और मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ ई-कॉमर्स के नाम से, ठीक है। ई-कॉमर्स सिज़म मेरी एजेंसी का नाम है और टीम में 5 से 6 बंदे काम कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। उसमें टिकटॉक शॉप, शॉपिफ़ाई और अमेज़न, इन 3 डोमेन्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये आपने मतलब किस तरह स्टार्ट की है अपनी एजेंसी के ऊपर? मतलब पहले आप कोई फ्रीलांसिंग करते रहे, अपना कोई स्टोर है आपका, या फिर आपने एक एजेंसी बनाई है अपनी? अ, जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, तकरीबन मुझे स्टार्टअप किए हुए तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ईयर हुआ अभी, ठीक है। माशाल्लाह। और इस टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छी स्टेज पे हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैंने स्टार्टअप लिया टिकटॉक शॉप का, टिकटॉक शॉप को स्टार्ट किए हुए तकरीबन 7 टू 8 मंथ्स हुए हैं। सबसे पहले मैंने अमेज़न स्टार्ट किया, उसके बाद टिकटॉक शॉप, नेक्स्ट अब आगे मैंने शॉपिफ़ाई स्टार्ट किया, जो मैं खुद का अपना स्टोर रन कर रहा हूँ। जब मैंने अमेज़न स्टार्ट किया था, उसमें अमेज़न प्राइवेट लेबल, अमेज़न होलसेल और ड्रॉप शिपिंग की फ़ील्ड थी, जिसमें से मैंने प्राइवेट लेबल चूज़ किया था, ठीक है। मेरे साथ एक इटली के क्लाइंट हैं और एक यूएसए के क्लाइंट है, जहाँ पे हमने 2 लॉन्चेस किए हैं। दोनों में हमने प्राइवेट लेबल जो है लॉन्चेस किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप लिया खुद से टिकटॉक शॉप का, ठीक है। उसमें भी मेरे पास सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूके के क्लाइंट्स आए और उसके बाद यूएसए के क्लाइंट्स आए। अल्हम्दुलिल्लाह अब 7 से 8 अकाउंट्स मैं रन कर रहा हूँ टिकटॉक शॉप के ही। उसके बाद मैंने अब शॉपिफ़ाई स्टार्ट किया अपना। इसमें मैं लोकली काम कर रहा हूँ, ठीक है। अपना ब्रांड लॉन्च किया मैंने पाकिस्तान के अंदर, ज्वेलरीज़ का, मेंस ज्वेलरीज़ के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा जा रहा है इस टाइम पे। तो आपने ये तो बता दिया कि आप शॉपिफाई जो है वो अपना स्टोर रन कर रहे हैं, लेकिन जो आपके टिकटॉक शॉप और जो अमेज़न है, वो आप मतलब मैनेजमेंट करते हैं, या आप उनको स्टोर बना के देते हैं, मार्केटिंग करते हैं? मतलब आप उसके अंदर क्या करते हैं? हम सारी सर्विसेज़ देते हैं, कंपनी की सर्विसेज़ भी देते हैं, एलएलसी की भी सर्विसेज़, एलटीडी, और जो सारी सर्विसेज़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट की भी सर्विसेज़ देते हैं। मैं खुद मैनेजमेंट नहीं कर रहा फ़िज़िकली सही तरीके से। मैं आगे जो मेरी टीम है वो अच्छे तरीके से रन कर रही है सारे अकाउंट्स। हाँ, जो पीछे क्लाइंट्स हैं मैं उनके साथ अच्छी डीलिंग और उनके साथ मीटिंग्स वगैरह करता हूँ। बाकी काम मेरी टीम कर रही है। ओके। आपका क्लाइंट को डील करना होता है, और आप जो है वो काम को हैंड ओवर कर देते हैं आपके स्टाफ के ऊपर? बिल्कुल। जी। तो अगर कोई अपनी एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है? क्या स्टेप बाय स्टेप होते हैं? आपने किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी एजेंसी स्टार्ट की थी, या एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ? मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है अपना काम स्टार्ट किया था। मैंने जो क्लाइंट से जब मैं परसेंटेज पे था उनके साथ, जो मेरी उनके साथ अर्निंग्स आती थी स्टार्टअप पे, मैंने 5% के साथ भी काम किया, 10% के साथ भी काम किया। और अब आके मैं 50 से नीचे काम नहीं करता किसी के साथ, 50 टू 50%, ठीक है। जो मेरी वहाँ से छोटी-छोटी अर्निंग्स थी ना, उनको जमा करके जो है मैंने ऑफ़िस का अपना फर्नीचर बाय किया और वहाँ से फिर मैंने अपना स्टार्टअप सही तरीके से किया था। मेरी अपनी पर्सनली कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी। विदाउट इन्वेस्टमेंट मैंने सारा काम किया है और जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक आप कामयाब नहीं होते। एक होता है सिर्फ़ देखना, सिर्फ़ देख के बातें करना आसान है, जब तक आप उसको करके नहीं दिखाएँगे वो एक अलग चीज़ है। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसको भी जो है वो मतलब पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए, या वो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता है अगर उसके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो? अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो ऑब्वियसली वो खुद अपना स्टार्ट कर सकता है रन। और अपना स्टार्ट करने के लिए काम बेसिकली पहले हमें किसी और के अकाउंट्स पे काम करना चाहिए, ठीक है। पहले हमें सीखना चाहिए, किसी और के अकाउंट पे किसी के साथ रिस्क पे काम नहीं करना चाहिए, ना किसी का अकाउंट जो है हमें रिस्क पे लगाना चाहिए। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हमें उनके साथ बैठ के उनके साथ काम सीखना चाहिए, ताकि जब हम अपने काम करें तो हम ऑलरेडी पहले से सीख चुके हों, ठीक है। किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें पहले किसी अच्छे बंदे से सीखना पड़ता है जो ऑलरेडी उस
फील्ड का हो, जो उस काम को हैंडल करना जानता हो। तो आपने ये सारा कुछ सीखा कहाँ से? मतलब आपने स्टार्ट की ये अपने ये जर्नी, तो आपने सबसे पहले ऑब्वियसली मैनेजमेंट खुद की होगी, एक्सपीरियंस आपका होगा, तो आपने ये सारा कुछ सीखा कहाँ से? यूट्यूब या फिर किसी एकेडमी से? मैंने 2 से 3 अकेडमी से जो है वो सीखा था। एक कोर्स मैंने किया था, उस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ऑडियंस को भी यही कहूँगा कि जो कोर्स बिल्कुल भी ना करें, जो पेड कोर्स होते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें। वही चीज़ आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज़ में ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर आपके पास हर चीज़ पड़ी है, हर चीज़ मौजूद है आपकी वहाँ पे। तो वहाँ से सीख के, यूट्यूब के ऊपर से सीख के, हाँ, आप कोवर्किंग स्पेसेस ज्वाइन करें जहाँ पे ऑलरेडी ये काम हो रहा है, ठीक है। मैंने भी यही किया, मगर मैंने एक कोर्स किया था, वही बता रहा हूँ आपको। वो बहरहाल किसी काम का नहीं रहा था। मैंने अपनी पर्सनली छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स, मतलब पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के, अपनी ईदियाँ जोड़ के मैंने वो कोर्स किया था। तो उस कोर्स का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, मगर जब मैं कोवर्किंग स्पेस में बैठा था ना, कोवर्किंग स्पेस में जब मैं ऑलरेडी जो काम कर रहे थे क्लाइंट्स के साथ, मैं उनके साथ बैठ के वो काम पहले देखा, सीखा, फिर उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने अकाउंट लिया कि यार आप मुझे अकाउंट दो, अब मैं इसके ऊपर मेहनत करता हूँ। मैं आपके जी। लिए प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ फ्री में, मैं आपके लिए जो है डिफरेंट चीज़ें जो है पीपीसी रन करता हूँ। वहाँ से फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता सीख के फिर किसी के साथ काम करके फिर मैंने जो है अब अपने अकाउंट्स मैनेज करना शुरू किया। तो सबसे पहले मतलब आपने जो था खुद ही मैनेजमेंट की थी, उसके बाद आपने जो है वो स्टाफ रखा था अपने नीचे एम्प्लॉइज़ वगैरह? बिल्कुल। पहले तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने किसी के साथ काम किया, उसके बाद मैंने खुद काम किया कुछ मंथ्स। जब मुझे लगा कि यार मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता, तब मैंने एक एम्प्लॉयी रखा, फिर मैंने दूसरा एम्प्लॉयी रखा, फिर ऐसे जो है फिर जर्नी चली। आपके हिसाब से मतलब आपका क्या फिगर है कि मतलब कितने जो है वो आपके पास स्टाफ काम कर रहा होगा? इस टाइम तो 5 टू 6 पर्सन्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 2 फीमेल्स हैं और बाकी मेल्स हैं। तो ये रिमोटली होता है या फिर ये एक फिजिकली ऑफिस में बैठ के होता है? हाँ। फिज़िकली ऑफ़िस में भी बैठ के हो सकता है, रिमोटली भी हो सकता है, मगर मेरे सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो रिमोटली काम कर रहे हैं, सब के सब। जिसको कोई इश्यू आता है वो फिर हम एक जगह मीटिंग कर लेते हैं, या मैं उनको ऑफ़िस बुला लेता हूँ वहाँ पे वो आके तो वो इश्यू सॉल्व हो जाता है। ज़्यादातर रिमोटली काम हो रहा है। तो जो ये टिकटॉक शॉप आपने बताया है, ये टिकटॉक शॉप का मतलब क्या होता है? और टिकटॉक शॉप क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए? क्या ये पाकिस्तान में है? और आप लोग किस तरह करते हैं? टिकटॉक शॉप का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको स्कोप बताता हूँ, ठीक है? जो टिकटॉक शॉप का स्कोप है ना, इस टाइम अमेज़न में बहुत सारे वीएज़ आ चुके हैं, बहुत सारे, थोड़े नहीं हैं। हर मैट्रिक के बाद वाला बंदा, सेकंड ईयर के बाद वाला बंदा जो ऑनलाइन फ़ील्ड में जाना चाहता है, वो अमेज़न का कोर्स कर लेता है, ठीक है? और इस तरह अमेज़न की मार्केट इतनी गंदी हो चुकी है ना कि क्लाइंट्स को हम ग्रैब अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, जो बिल्कुल। काम करना चाहते हैं। और जो अब टिकटॉक शॉप है ना, एक नई चीज़ है सबके लिए, ठीक है? जब अमेज़न पुराना था ना, तो आप यहाँ कोरोना से पहले की बात कर लें, जो अमेज़न के ऊपर काम कर रहा था ना, वो आज बहुत अच्छी फ़ील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं अमेज़न पे, ठीक है? मगर जो न्यूबीज़ आ रहे हैं, उनके लिए काम क्यों नहीं है? मार्केट में बहुत सारे वीएज़ होने की वजह से जो है वो मार्केट गंदी हो चुकी है। रेट्स अच्छे नहीं मिलते हमें। जिसके चार्जेज़ थे £250, £500, £1000, वो अब चार्ज कर रहे हैं £100, £200, ये चार्ज कर रहे हैं। और काम भी अच्छा नहीं करके दिखाते, इसलिए मार्केट बहुत गंदी हो चुकी है। टिकटॉक शॉप का भी स्टार्टअप है। अगर हम अभी से इस फील्ड में चले जाते हैं ना, तो आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर हम इंशाल्लाह एक अच्छी फील्ड के ऊपर बैठे होंगे। अगर हम अच्छे अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, तो फिर एक न्यू वीए की तरह, जिसने किसी के पास काम किया ना हो, जिसने कुछ सीखे बगैर किसी का अकाउंट पकड़ लिया है, ऑब्वियसली वो अकाउंट को डीएक्टिवेट करवाएगा, ठीक है? जब किसी के पास सीखा होगा, उसने अकाउंट को अच्छे तरह से हैंडल भी करेगा, एक क्लाइंट उसके साथ परमानेंट काम करने को भी राज़ी हो जाएगा कि यार मैं काम करूँगा तो सिर्फ़ आपके साथ करूँगा, और लाइफ़ टाइम वो आपका एक क्लाइंट कन्फर्म हो जाता है, काम करता है आपके साथ। आपके साथ ज़्यादा मतलब परमानेंट होते हैं या फिर आप जो है ये फाइवर अपवर्क से जो है वो अलग से ग्रैब करते हैं और एक बार काम करके उनको दे देते हैं? नहीं, फाइवर अपवर्क के ऊपर अभी मैं नहीं आया। मैं हम्म। सोशल मीडिया के ऊपर भी इतना एक्टिव नहीं हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिनके साथ भी जाके बैठता हूँ ना, या जो भी मेरे साथ बात करते हैं, तो फिज़िकली ही मैं सबको ग्रैब करता हूँ। मिसाल ले लें, मैं कहीं पे डिनर करने गया हूँ, कोई मेरे साथ बैठी है फैमिली, ठीक है? तो अब मेरी उनके साथ बातचीत हुई है, या मैं किसी दावत के ऊपर गया हूँ, उनमें से उनसे मेरी किसी से बातचीत हुई है,
तो वो इंटरेस्ट करते हैं काम करने में इस चीज़ में। जब मैं उनको बताता हूँ कि यार टिकटॉक शॉप एक नई चीज़ है, इसमें काम करो, इंटरेस्टेड है, इसमें ये आपको इतना फ़ायदा दे रही है हर मंथ, इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ये बैकअप दे रही है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट इतना अच्छा आ रहा है। सबसे पहले तो उनका यही क्वेश्चन होता है अमेज़न का। तो अगर हमने टिकटॉक शॉप पे इन्वेस्ट करना है तो उससे बेहतर तो अमेज़न है। मगर अमेज़न पे मार्केट प्लेस इतनी अच्छी नहीं है, मैं यही कहूँगा। अच्छी क्यों नहीं है, उसमें यूके में वैट बहुत ज़्यादा हो चुका है, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो चुके हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर कोई सेकंड पर्सन उठ के अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। टिकटॉक शॉप के ऊपर अभी आप किसी को भी कहेंगे ना, किसी को इतना आइडिया ही नहीं होगा। सबसे पहले वो आपको पूछेगा टिकटॉक शॉप है क्या? वहाँ पे तो हम वीडियोज़ देखते हैं। एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, मगर किसी को ये नहीं पता टिकटॉक शॉप एक मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, बाहर वाले सेल भी करते हैं। वहाँ पे सेल कैसे करना है? ये इस टाइम बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इस टाइम यहाँ पे इस फ़ील्ड में जाना चाहिए सबको और अच्छे तरीके के साथ जाना चाहिए, मैं यही कहूँगा। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या फिर ऑब्वियसली जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट जाएँगे और जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो सीख के अपना काम भी कर सकते हैं। अगर कोई टिकटॉक शॉप स्टार्ट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट वाले और बगैर इन्वेस्टमेंट वाले के लिए मतलब उसका क्या प्रोसेस होगा कि वो को वर्किंग स्पेस के अंदर जाके बैठे, लेकिन उसके बाद लेट सपोज उसके पास लैपटॉप नहीं है, इस तरह के कोई इश्यूज हैं, तो वो क्या कर सकता है? आपके पास पहले इन्वेस्टमेंट थी जो आपने स्टार्ट किया था या फिर बिल्कुल zero से? जो एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहता है ना, सबसे पहले उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था ना, मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ एक 15,000 या 10,000 वाला लैपटॉप था। वर्क स्टेशन था, बहुत भारी लैपटॉप, मतलब उसकी ना रैम रोम, उसको डाउनलोड होने में ही 10 से 15 मिनट लगते थे। इस तरह की रैम रोम थी। उसी के साथ, उसी के ऊपर सीखते हुए जो है मैंने अपना स्टार्टअप लिया था। जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, जो एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं, उनके पास सबसे पहले अपना एक लैपटॉप होना चाहिए। जिस तरह मर्ज़ी का लैपटॉप हो, मगर लैपटॉप होना चाहिए। जिनके ऊपर उन्होंने सीखना है, वीडियोज़ देखनी है, सर्चिंग करनी है, और जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली उनके पास लैपटॉप भी होगा, वो लैपटॉप भी ले सकेंगे। तो अब जो लैपटॉप ले सकता है वो कोवर्किंग स्पेस ज्वाइन करके या ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर, उनके साथ बैठे, ठीक है, उनके साथ काम सीखे और अपना लेके चले। अगर वो वीए हायर करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो वीए भी हायर कर सकता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट है। अब जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी, उनको यही मशवरा है कि यूट्यूब के ऊपर अपना फुल ध्यान लगा दें। 24 घंटे में से 10 से 15 घंटे वो सिर्फ यूट्यूब पे दें, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर टिकटॉक शॉप के हवाले से इतने लेक्चर्स हैं, इतनी वीडियोज़ हैं कि आप पूरा वहाँ से सीख सकते हैं एक अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। टिकटॉक शॉप स्टार्ट करने के लिए आपको कोई सेलर सेंटर की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक फ़िज़िकल सिम की ज़रूरत है और एक फ़ोन के अंदर आपके सिम होनी चाहिए, वो यूके की सिम। वो आपको जो है 2 से 3 हज़ार की मिल जाती है फ़िज़िकली। दराज वगैरह। फ़िज़िकली सिम मिल जाती है। आप यूके से अगर कोई आपका आ रहा है, वहाँ से फ्री मिल जाएगी। गिफ़ है, और 1-2 इस तरह की हैं कंपनीज़ जो आपको फ़िज़िकल सिम देती हैं वहाँ की। फ़िज़िकल सिम आपने जो है अपने मोबाइल में डालनी है और वहाँ से आपने मैनुअल हंटिंग करना स्टार्ट कर देनी है। वहाँ से आपकी हंटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हंटिंग करते जाएँ, आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलता, आप फिर भी हंटिंग करते जाएँ। आप किसी क्लाइंट के साथ 1 महीना मुफ़्त काम कर लें, उससे कहें यार मैं आपके साथ मुफ़्त काम करूँगा, आप मुझसे काम करवा के देखो, मेरी प्रोडक्ट्स लो। जब आप उसको बहुत अच्छा काम दोगे ना, बहुत अच्छे तरीके के साथ चलोगे उसके साथ, तो वो आपको खुद कहेगा हाँ यार, नेक्स्ट मंथ से मैं आपको इतना पे करूँगा। फर्स्ट मंथ वो आपको मिसाल के तौर पे आपको वो 5,000 दे देता है, ठीक है। आपको उसमें जो नहीं आ रहा था उससे तो बेहतर है ना। 5,000 से जब आहिस्ता-आहिस्ता वो आप उसके साथ अटैच रहेंगे, काम करते रहेंगे उसके साथ, एक दिन आप 1 लाख प्लस उससे ले रहे होंगे। तो ये जिस तरह एलएलसी जो अमेज़न है उसको स्टार्ट करने के लिए एलएलसी वगैरह रजिस्टर करवानी पड़ती है यूके जहाँ पे आपने स्टार्ट करनी है। तो क्या टिकटॉक शॉप के अंदर भी ये होता है? और काफ़ी जगहों पे ये सुना है कि टिकटॉक शॉप के अंदर ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है। इसका कोई इशू होता है या फिर ये ईज़ी है? नहीं, वेरिफ़िकेशन कहिए तो वो अमेज़न के ऊपर ही ज़्यादा है। टिकटॉक शॉप के ऊपर इतनी अच्छी वेरिफ़िकेशन नहीं होती, आपको कोई वीडियो कॉल वेरिफ़िकेशन नहीं होती। जस्ट आपके पास एक यूके में अगर आपने अकाउंट बनाना है तो उसके ऑब्वियसली एलटीडी चाहिए।
आपने यूके के अंदर जो भी बिज़नेस करना ना, वहाँ पे आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। आपने कोई भी एक छोटा बिज़नेस करना ना, उसके लिए भी आपको वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। कंपनी आपकी जस्ट पहले 12 पाउंड थी, अब 50 पाउंड्स हो गई हुई है। 50 पाउंड्स के अंदर आपकी कंपनी वहाँ की रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है? उसके बाद आपको जो है आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका अकाउंट बन जाता है वहाँ का, ठीक है? और जो यूएसए है, हाँ, यूएसए में जो है हम पाकिस्तानी या कोई बाहर का बंदा भी अपना अकाउंट नहीं बना सकता, जो फिज़िकली यूएसए में ना रह रहा हो, ठीक है? वहाँ पे क्यों? वहाँ पे एलएलसी की भी ज़रूरत होती है, एलएलसी के साथ एसएसएन नंबर की ज़रूरत होती है, जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं। एसएसएन नंबर सिर्फ़ उन्हीं के पास होता है जो वहाँ पे रहते हैं। सिविलियंस। यस, जो वहाँ पे रहते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो आम किसी बंदे के पास नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है? जो वहाँ पे यूएसए में रह रहे हैं, सिर्फ़ वही अपना अकाउंट बना सकते हैं वहाँ का। हाँ, अगर आपके वहाँ का कोई अकाउंट मिल जाता है आपको, तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं। तो ये जो काफ़ी लोग होते हैं जो ये इस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं अमेज़ॉन की जो अमेज़ॉन के लिए अमेरिका के अंदर जो है आप जो है वो अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा सकते हैं एंड मतलब एसएसएन नंबर ले लें इस तरह की। तो क्या ये मतलब पॉसिबल है? क्या हम लोग यहाँ से बैठ के अमेज़ॉन कर सकते हैं स्टार्ट या फिर नहीं होता है अमेरिका से यहाँ पे बैठ के? अमेज़न तो ऑब्वियसली हम अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवा के, अपनी वेरिफ़िकेशन करवा के अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर तो हम स्टार्टअप कर सकते हैं। मगर जो टिकटॉक शॉप है ना, हम एलएलसी रजिस्टर्ड तो करवा सकते हैं हम अपने पाकिस्तान में यहाँ पे बैठ के रिमोटली, ठीक है? जी जी। मगर जो एसएसएन नंबर है वो सिर्फ़ उन्हीं को मिलता है जो वहाँ पे फ़िज़िकली होते हैं। हम एसएसएन नंबर नहीं ले सकते अपने नाम का। हाँ, एसएसएन नंबर की जगह आईटीआईएन नंबर होता है, जिसको 3 मंथ्स लगते हैं बनने के अंदर, आने के अंदर 3 मंथ्स लगते हैं जिसको जनरेट होने में, ठीक है? पहले ऑप्शंस थी, उसने आईटीआईएन के साथ एसएसएन नंबर के साथ आईटीआईएन भी जो है वो ऑप्शन दे रहा था कि आप आईटीआईएन के ऊपर भी अपना अकाउंट बना सकते हो। मगर अभी तक उसने सिर्फ़ ऑप्शन ही दी हुई है, आईटीआईएन के ऊपर अकाउंट्स नहीं बन रहे। मगर इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में आईटीआईएन एसएसएन के साथ आईटीआईएन की भी ऑप्शन वो खोल देगा। तो मतलब अभी ये जो है वो पेंडिंग ही है, अभी इतना कोई ख़ास नहीं हो रहा है। नहीं, अभी सिर्फ़ वही बिज़नेस कर सकते हैं जो यूएसए में है, जिनके पास एसएसएन नंबर है। तो आप लोगों को कैसे एडवाइस करते हैं कि और आप लोग किस तरह कर रहे हैं वहाँ पे? मतलब आपके कोई दोस्त है या वहाँ पे कोई आपका जो है वो स्टाफ मेंबर होता है जो आपको एसएसएन के थ्रू जो है वो टिकटॉक अकाउंट जो है वो खुलवा देता है, या क्लाइंट्स जो होते हैं वो ही वही के होते हैं, वो मैनेजमेंट करवा रहे होते हैं, क्या होता बिल्कुल, यही बात है, जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास वो वहीं के हैं। 1-2 जो हैं वो बाहर के क्लाइंट्स हैं हमारे पास, जो गोड़े जिनको कहा जाता है हमारी ज़ुबान में, गोड़े है? जी काम जी। कर रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी पाकिस्तानी हैं जिनको ओवरसीज़ कहा जाता है, जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। या ऐसे कोई अकाउंट्स बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मेरा कोई दोस्त वहाँ पे रहता है यूएसए में, उससे रिक्वेस्ट करके मैं उसके नाम का अकाउंट बनवा के, तो मैं वहाँ पे बिज़नेस कर सकता हूँ। मगर मैं तब तक बिज़नेस नहीं कर सकता जब तक मैं वहाँ पे किसी को जानता ना हूँ जो मुझे एसएसएन ना दे। हाँ, जैसे ही मुझे एसएसएन मिल जाएगा वहाँ का, मैं अपना अकाउंट बना सकता हूँ और बिज़नेस कर सकता हूँ। नहीं तो हमें क्लाइंट्स की ही ज़रूरत है, जो वहाँ पे रहते हैं या वहाँ के किसी के क्लाइंट्स अकाउंट्स हैं वहाँ के। पाकिस पाकि आपने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो वो टिकटॉक शॉप को स्टार्ट कर सकता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो मतलब वो किस तरह स्टार्ट करेगा? ठीक है, वो एक जो है वो क्लाइंट फंडिंग स्टार्ट कर दें यहाँ पे बैठ के सिम से और इस तरह। लेकिन बाद में मैनेजमेंट वो किस तरह करेगा? यहाँ पे तो खोलने से वो बंद ही हो जाता है, अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक हो जाते मैंने आपको वही बताया, जिसके पास एसएसएन होगा वही अकाउंट खोल सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम वहाँ पे किस तरह बिज़नेस कर रहे हैं, या हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट है, तो हम वहाँ पे बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। मेरे पास अगर इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले मैं वहाँ पे बंदा ढूँढूँगा या अपना दोस्त ढूँढूँगा जो मुझे एसएसएन प्रोवाइड करे, ठीक है? मैं उसके एसएसएन के ऊपर अकाउंट बनाऊँगा और देन जो है मैं वहाँ पे बिज़नेस कर सकूँगा। उससे पहले जब तक एसएसएन मेरे पास नहीं होगा, मैं उससे पहले अकाउंट अपना नहीं बना सकता एसएसएन के बगैर। एसएसएन एक मेन चीज़ है वहाँ के लिए, टिकटॉक शॉप के लिए जस्ट। अमेज़न के अकाउंट तो एलएलसी के ऊपर बन जाता है वहाँ का। टिकटॉक शॉप के लिए इस टाइम एसएसएन नंबर रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है एसएसएन नंबर वहाँ के लिए। तो मतलब कोई या तो वर्चुअल असिस्टेंट जो आपको एसएसएन प्रोवाइड कर दे, या फिर आपको कोई रिश्तेदार या फिर फ्रेंडशिप आपके जो नेटवर्क के अंदर है उनसे आप ले सकते हैं एसएसएन। बिल्कुल, जो वहाँ पे मेरे होंगे,
मिसाल के तौर पे मैं फ़ेसबुक से ही कोई दोस्त बना के अपना वहाँ का यूएसए का, उससे अच्छी बातचीत करके तो वहाँ का उससे एसएसएन नंबर ले सकता हूँ, या उसी के नाम अकाउंट बना के मैं उसी एसएसएन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट मैं कर दूँगा, और बैंक अकाउंट्स जहाँ पे पेमेंट्स आनी होती हैं वो मैं अपने अटैच कर लूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके वहाँ पे फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके वहाँ पे कोई रिश्तेदार होना चाहिए जो आपको एसएसएन प्रोवाइड करे। क्या आपका कोई अपना अकाउंट है या आप सिर्फ उसे वहाँ पे क्लाइंट्स को ही मैनेज करते हैं? मेरा अपना अकाउंट तो कोई नहीं है वहाँ TikTok पे, पे? मैं क्लाइंट्स के ही अकाउंट मैनेज करता हूँ जिनके वहाँ पे एसएसएन होते हैं। मेरे पास वो अकाउंट बना बनू के तो फिर आते हैं, ये हमारा अकाउंट है और अब आपने इसकी मैनेजमेंट करनी है। मेरा वहाँ पे इस टाइम कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। आपको पता है रिश्तेदार हों भी तो कोई प्रोवाइड नहीं करता आजकल के ज़माने में। यस। हाँ, फ्रेंड्स हों अगर वहाँ पे तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। फ्रेंड्स आपके काम आ जाते हैं, मगर रिश्तेदार किसी भी जगह आपके काम नहीं आते। तो आपने बताया कि मैं जो हूँ वो फिज़िकली क्लाइंट्स सेट करता हूँ। तो जो आपके जो मतलब क्लाइंट्स हैं वो तो रिमोट होते हैं। तो आप उनसे फिज़िकली मतलब किस तरह बात करते हैं? फ़िज़िकली जो है वो पाकिस्तान कभी आते हैं या चक्कर लगते हैं उनके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अच्छे होटल्स में वही खाना खाते हैं जो ओवरसीज़ हों, जो एक अच्छा बिज़नेस अपना हैंडल कर रहे हों, उनके साथ मीटिंग्स करके तो मैं अपने जो है क्लाइंट्स हंट करता हूँ। और जो बाहर के हैं, कभी-कभी उनसे कॉल्स पे बात हो जाती होती है, वैसे ही किसी ग्रुप्स में से या वैसे ही किसी ने किसी का रेफ़र कर दिया, मेरे दोस्त ही आगे मुझे उनको रेफ़र कर देते होते हैं मेरा। मतलब आपके क्लाइंट्स जो होते हैं वो भी किसी को रेफ़र कर देते हैं आपको? बिल्कुल, यहाँ से क्लाइंट्स क्लाइंट्स को फिर रेफ़र करता है। अगर मैं उसका अच्छा काम करूँगा तो देन ही वो आगे किसी को रेफ़र करेगा मेरे लिए। जब मैंने एक का अच्छा काम किया, उसने अगले अपने कज़न को रेफ़र किया, उसने अपने दोस्त को रेफ़र किया, इस तरह करके काफ़ी क्लाइंट्स आ जाते हैं, अगर आपका काम अच्छा हो देन। ओके। आपने बताया कि मतलब आप जो है वो होटल्स में जाके क्लाइंट्स के साथ अटैच होते हैं जो मतलब बाहर से आए हुए होते हैं पाकिस्तान के टूर के लिए इस तरह। तो आप जो है वो होटल्स में जाके आप लोगों को ढूँढते हैं या पहले कोई जो है वो रिमोटली बात कर लेते हैं, उसके बाद आप आके फिज़िकली बात करते हैं और मतलब फाइनल हो जाता है, आप अपने क्लाइंट्स को साइन कर लेते हैं? ऑब्वियसली स्पेशल मैं क्लाइंट हंट करने के लिए नहीं जाता, मगर जब होटलिंग करते हैं हम, तो वहाँ पे किसी न किसी से बातचीत लाज़मी होती है। वो हमसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं? और हम भी उनसे पूछते हैं कि आप किस फ़ील्ड के अंदर काम करते हैं? फिर हम दोनों जब आपस में एक-दूसरे की फ़ील्ड्स का बताते हैं, तो वो देन फिर जब इनको इंटरेस्ट हो जाता है, किसी को नहीं होता, जिसको हो जाता है वो फिर काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। हाँ, फ्यूचर फेस्ट होता है हर साल बाद। वहाँ पे जाने का आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर ओवरसीज़ आए होते हैं। तकरीबन 60 टू 70% ओवरसीज़ होते हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे आप खेलने वगैरह की बजाय, एन्जॉयमेंट करने की बजाय आप वहाँ पे लोगों से बातचीत करें। आप अपने बारे में बताएँ, उनके बारे में पूछें, एक अच्छी बातचीत करें, एक अच्छा कन्वर्सेशन करें, तो एक अच्छा आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं वहाँ से। लाज़मी नहीं आपके पास 10 से 15 क्लाइंट हों, आपके पास 1 क्लाइंट भी आ जाए ना, वो भी एक बहुत अच्छी बात होती है। जी, मतलब लेट्स सपोज़ अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ अपना टिकटॉक शॉप तो मेरे लिए क्या मतलब गाइडलाइन है, क्या मैं किससे स्टार्ट कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, आप किस मार्केट प्लेस में काम करना चाहते हो, यूके में या यूएसए में? या मैं आपकी अ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बजट पूछूँगा कि आपका बजट क्या है? यूएसए या यूके के अंदर मतलब कितना बजट रिक्वायर्ड है? यूके और यूएसए में तकरीबन आपको ज़्यादा बजट चाहिए, आपको तकरीबन जो है 4 टू $5,000 चाहिए यूएसए में बिज़नेस करने के लिए, और यूके में अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपको 2000 पाउंड्स चाहिए, जिससे आप एक अच्छा बिज़नेस रन कर सकते हो। बहुत अच्छा नहीं, एक नॉर्मली आप अपना किचन चला सकते हो उससे। तो अगर कोई स्टार्ट करता है लेट्स सपोज मैंने 2000 पाउंड स्टार्ट कर लिया यूके के अंदर मैंने अपनी मार्केट को सिलेक्ट किया है तो आप क्या रेकमेंड करते हैं पीएल के अंदर स्टार्ट किया जाए या फिर होलसेल के अंदर ड्रॉप शिपिंग? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप कुछ प्रोडक्ट्स के साथ ड्रॉप शिपिंग करो, ठीक है? और उनमें से आप अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज़ करो प्राइवेट लेबल के लिए। जस्ट आप 30 टू 40 डेज़ ड्रॉप शिपिंग करें, ठीक है? 30 टू 40 डेज़ के ज़्यादा आपने ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। ड्रॉप शिपिंग एक फ्यूचर नहीं है। उसके बाद अपनी जो आपकी ड्रॉप शिपिंग में अच्छी प्रोडक्ट जा रही होगी, आप उसी को प्राइवेट लेबल पे शिफ्ट कर लें। अपने नाम से आप ब्रांड रजिस्टर कर लें, अपने नाम से आप प्रोडक्ट जो है वो आप लॉन्च कर दें। प्राइवेट लेबल
अच्छा बिज़नेस है, बहुत अच्छा, एक फ्यूचर बिज़नेस कहा जाता है जिसको। तो प्राइवेट लेवल के लिए कितना बजट क्या आया होगा टोटल? ड्रॉप शिपिंग के लिए तो आपको 2000 पाउंड्स चाहिए, और प्राइवेट लेवल के लिए आपको तकरीबन 6 टू 7 पाउंड्स 1000 पाउंड्स चाहिए, ठीक है? ये एक नॉर्मली मिनिमम बजट बता रहा हूँ आपको, नॉट अ मैक्सिमम। यस।